नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रेल के सफ़र को बदलने वाले जो ये नए कोच हैं एलएचबी, उनकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास भारतीय रेल के कुछ तकनीकी दस्तावेज हैं और कोशिश ये है कि समझें कि ये कोच कैसे बने, क्या है इनमें ख़ास और कैसे इन्होंने रेल यात्रा को बदला है। देखिए, ये सिर्फ तेज़ चलने की बात नहीं है। ये जो पुराने नीले डिब्बे होते थे, उनसे कहीं ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा आरामदायक सफ़र देते हैं। पर सवाल है कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1995 से। सही कह रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। अक्टूबर 1995 में भारतीय रेल ने जर्मनी की एक कंपनी थी मेसर्स एल्स्टॉम एलएचबी, उनके साथ एक बहुत अहम समझौता किया। ये वो दौर था जब रेलवे कुछ बड़ा बदलाव चाह रहा था अपनी यात्री सेवाओं में। बिल्कुल। और देखिए, ये सौदा सिर्फ तैयार डिब्बे मंगाने का नहीं था। इसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। मतलब तकनीक भारत आए और यहीं पर ये कोच बने। ये दूर की सोच थी। अच्छा, तो पहली खेप में 24 कोच आए थे। इसमें अलग अलग तरह के थे, एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और वो जनरेटर वाले ब्रेक वैन भी। और इनकी बुनियाद, मतलब जो बोगियां हैं, वो स्विट्जरलैंड से आए फयाज ने बनाई थी। जी, बोगियां फैट 6 स्विट्जरलैंड की थी। और हाँ, ये बोगियां इनके बेहतरीन राइड कंफर्ट का, मतलब सफर के आराम का एक बहुत बड़ा राज है। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो तो इनकी लंबाई है। ये पुराने आईसीएफ कोच से काफी लंबे लगते हैं। कितना? करीब 1.25 मीटर। हाँ, लगभग 1.77 मीटर यानी 1770 मिलीमीटर ज्यादा लंबे। और ये लंबाई सिर्फ दिखने के लिए तो होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है ज्यादा जगह, या तो ज्यादा सीटें लग सकती हैं या स्लीपर कोच में ज्यादा बर्थ्स, और साथ ही ये तेज रफ्तार के लिए बने हैं। हाँ, रफ्तार कितनी? इन्हें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है और भविष्य में इसे 200 तक ले जाने की भी क्षमता है इनमें। अच्छा, तो मतलब ज्यादा यात्री और सफर भी जल्दी पूरा होगा। रेलवे के लिए तो ये बढ़िया बात है। हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशनल नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा फायदा था। ज्यादा कमाई की संभावना और कोच का बेहतर इस्तेमाल। आपने वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की थी, तो एल्स्टॉम एलएचबी ने सिर्फ तकनीक दी या बनाने में भी मदद की? नहीं, सिर्फ तकनीक नहीं दी। समझौते में ये भी था कि इन कोचों को भारत में बनाने में पूरी मदद करेंगे। तो एक तरह से ये मेक इन इंडिया का काफी पुराना उदाहरण कह सकते हैं। और ये मदद सिर्फ इन शुरुआती डिजाइनों तक ही नहीं थी। समझौते में 3 और तरह के कोच डिजाइन करने में सहयोग शामिल था। कौन कौन से? जैसे एसी फर्स्ट क्लास, फिर एसी 2 टियर स्लीपर और एसी हॉट बुफे कार, मतलब पेंट्री कार, और साथ ही सेल्फ जनरेटिंग फैट बॉगी बनाने में भी सहयोग था। अच्छा, मतलब पूरी आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम था ये। जी हाँ, ताकि भारतीय रेल अपनी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से आधुनिक कोच खुद बना सके। चलिए, अब उन फायदों पर आते हैं जो सीधे यात्री को महसूस होते हैं या रेलवे को मिलते हैं। पहला तो आपने बताया ज्यादा यात्री क्षमता। हाँ, ज्यादा लंबाई की वजह से चेयर कार में सीटों की 2 एक्स्ट्रा कतारें लग जाती हैं। या फिर स्लीपर कोच है तो उसमें एक पूरा का पूरा अतिरिक्त बे, मतलब केबिन बन जाता है। ठीक है, और दूसरा फायदा? दूसरा है बेहतर टेयर अनुपात, यानी टेयर रेशियो। अब ये थोड़ा तकनीकी है पर आसान भाषा में। आसान भाषा में बताइए। आसान भाषा में मतलब है कि कोच अपनी लंबाई और क्षमता के हिसाब से हल्का है। सोचिए, ये आईसीएफ कोच से लगभग 2 मीटर ज्यादा लंबा है, फिर भी इसका वजन, मतलब सिर्फ ढांचे का वजन, लगभग 40.3 टन है, जो आईसीएफ से कम है। अरे वाह! तो हल्का होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि इंजन पर कम जोर आता है। इससे परिचालन लागत कम होती है, हो सकता है ईंधन भी बचता हो, और एक ही इंजन ज्यादा डिब्बे खींच सकता है। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब काम करने की क्षमता में एक बड़ा सुधार है। और एक चीज और, ये कोच सालों बाद भी नए जैसे दिखते हैं। पुराने नीले वाले तो कुछ साल में ही जंग खाए से लगते थे। इसका क्या राज है? हाँ, ये भी एक अहम बात है। इसका राज है बेहतर मटेरियल और डिजाइन। इनमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल आईसीएफ कोचों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है।
अच्छा। और जो बनाने की तकनीक है वो भी ऐसी है कि इसमें जंग लगने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। पुराने कोचों में तो जंग एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इससे कोच की उम्र भी बढ़ती होगी और मरम्मत का खर्चा भी कम होता होगा? बिल्कुल, जंग से बचाव के कारण कोच ज्यादा समय तक चलता है और रख रखाव का खर्च भी काफी कम हो जाता है। रख रखाव की बात चली है तो क्या ये सच है कि एलएचबी कोचों को मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ती है? हाँ, ये इनका चौथा बड़ा फायदा मान सकते हैं, कम रख रखाव। देखिए, इनके जो सिस्टम है, जैसे सस्पेंशन है, ब्रेक्स हैं, वो काफी एडवांस्ड हैं। आमतौर पर जो बड़ा ओवरहॉल होता है उसकी जरूरत करीब 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही पड़ती है। 12 लाख किलोमीटर, ये आईसीएफ के मुकाबले कितना ज्यादा है? ये आईसीएफ कोचों के मुकाबले काफी ज्यादा है। और एक छोटी सी पर काम की बात और है, इनके दरवाजों के हैंडल बाहर की तरफ निकले हुए नहीं होते। हाँ, ध्यान दिया, एकदम सपाट होते हैं। जी, तो इससे जो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट होते हैं उनमें इनकी धुलाई ज्यादा अच्छी तरह और आसानी से हो जाती है। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर लंबे समय में रेलवे के लिए इन्हें बहुत किफायती बनाती हैं। अंदर की बात करें तो कोच के अंदर भी फर्क महसूस होता है। वो दीवारों और छत पर जो पैनल लगे होते हैं वो प्लास्टिक जैसे लगते हैं। हाँ, वो जीआरपी यानी ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक के पैनल होते हैं। उनका फायदा ये है कि वो दिखने में एकदम चिकने और साफ लगते हैं, क्योंकि कहीं कोई स्क्रू वगैरह बाहर नहीं दिखता। दूसरा, ये पानी के सीपेज को अंदर आने से रोकते हैं। इन पर खरोंचें भी कम लगती हैं और अगर कभी मरम्मत के लिए अंदर के सिस्टम तक पहुंचना हो तो इन्हें आसानी से हटाया भी जा सकता है। लेकिन यात्री के लिए सबसे जरूरी चीज है आराम। सफर में झटके कम लगें, थकान कम हो। बिल्कुल, और उसको मापने का एक तरीका होता है जिसे तकनीकी भाषा में राइड इंडेक्स कहते हैं। राइड इंडेक्स, ये क्या होता है? ये एक नंबर है जो बताता है कि सफर कितना स्मूथ है, कितने कम झटकी महसूस हो रहे हैं। एलएचबी कोचों के लिए लक्ष्य रखा गया था कि राइड इंडेक्स 2.5 हो और किसी भी हालत में 2.75 से ज्यादा ना हो। तो कम नंबर मतलब बेहतर राइड? जी हाँ, जितना कम राइड इंडेक्स उतना ही आरामदायक सफर, कम थकान वाला, और खासकर जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं उनमें इसका फर्क साफ महसूस होता है। और ये इतना अच्छा राइड इंडेक्स आता कहाँ से है? जरूर वो FIAT बोगियों का ही कमाल होगा जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, इसमें उन बोगियों का बहुत बड़ा हाथ है। ये FIB बोगियां जो असल में यूरोफीमा डिजाइन पर आधारित है और जिन्हें भारतीय ब्रॉडगेज के लिए ढाला गया है, ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। क्या खास है इनमें? देखिए, इनका फ्रेम Y आकार का होता है। सेकेंडरी सस्पेंशन में फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग इस्तेमाल होती हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ है, इनमें अलग अलग तरह के शॉक एब्जॉर्बर यानी डैम्पर्स लगे होते हैं। कितने तरह के? इसमें वर्टिकल डैम्पर होते हैं जो ऊपर नीचे के झटकों को कम करते हैं, लैटरल डैम्पर होते हैं जो दाएं बाएं के झटकों को संभालते हैं, और यॉ डैम्पर होते हैं जो कोच को पटरी पर सीधा रखते हैं, उसे घूमने या डगमगाने से रोकते हैं, खासकर तेज रफ्तार पर। अच्छा, यॉ डैम्पर। जी, और साथ में एंटी रोल बार भी होते हैं। वो मोड़ पर कोच को ज्यादा झुकने से रोकते हैं, उसे स्थिर रखते हैं। ये सारे सिस्टम मिलकर पटरी की छोटी मोटी खामियों और तेज रफ्तार से पैदा होने वाले बलों को सोख लेते हैं। नतीजा ये होता है कि अंदर बैठे यात्री को एक बहुत ही स्थिर और शांत सफर का अनुभव मिलता है। कमाल है। आराम की बात हो गई, अब सुरक्षा पर आते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। LHB कोच इस मामले में ICF से कैसे बेहतर है? सुरक्षा के लिहाज से इनमें कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पहली बात तो ये कि अंदर जो सामान इस्तेमाल होता है, जैसे सीटें, पैनल वगैरह, वो ऐसी सामग्री से बने होते हैं जो आसानी से आग नहीं पकड़ती, फायर रिटार्डेंट होते हैं। ठीक है। और आपातकालीन स्थिति के लिए खास डिजाइन की हुई खिड़कियां हैं। 4 खिड़कियां होती हैं हर कोच में, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तोड़कर या खोलकर बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी बदलाव है, वो है इनका सेंटर बफर कपलर यानी CBC। हाँ, आपने जिक्र किया था, ये वही है जो दो डिब्बों को आपस में जोड़ता है। जी हाँ, पुराने ICF कोचों में स्क्रू कपलिंग होती थी। आपने देखा होगा, 2 बड़े हुक और एक मोटा सा स्क्रू होता था जिसे कसकर डिब्बों को जोड़ते थे। हाँ, देखा है। उसमें दिक्कत ये थी कि अगर टक्कर होती थी तो वो कपलिंग अक्सर टूट जाती थी या इस तरह से काम नहीं करती थी कि डिब्बों को एक सीध में रख सके। नतीजा ये होता था कि एक डिब्बा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता था। ओह हाँ, ये तो बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल, इसे टेलीस्कोपिंग कहते हैं।
और ज्यादातर जानें इसी वजह से जाती थीं। LHP कोच में जो CBC इस्तेमाल होता है उसका डिजाइन बहुत अलग है। उसमें एक ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम होता है और उसका आकार ऐसा होता है कि टक्कर की स्थिति में वो ऊपर नीचे से एक दूसरे में कसकर फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। अच्छा, इंटरलॉक हो जाते हैं। जी, इससे डिब्बों के एक दूसरे पर चढ़ने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। वो एक लाइन में बने रहते हैं, भले ही पटरी से उतर जाएं। ये दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या कम करने में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। मेरे ख्याल से LHP का ये सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर है। वाकई ये तो बहुत ही जबरदस्त सुधार है, सुरक्षा के लिहाज से गेम चेंजर कह सकते हैं। और ब्रेकिंग सिस्टम, उस पे भी कुछ खास है? सुना है डिस्क ब्रेक होते हैं इनमें। हाँ, ये भी एक बड़ा अंतर है। ICF कोचों में पहियों पर लगने वाले पारंपरिक शू ब्रेक होते हैं। LHB कोचों में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक होते हैं। मतलब हर एक्सल पर धुरे पर 2 बड़ी डिस्क लगी होती हैं जिन पर ब्रेक पैड दबकर कोच को रोकते हैं, जैसे गाड़ियों में होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही सिद्धांत है। ये डिस्क ब्रेक ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा प्रभावी होते हैं, खासकर गीले मौसम में। और इनसे भी ज्यादा जरूरी चीज है WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। WSP ये क्या है? ये गाड़ियों के ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसा काम करता है। अच्छा, ABS जैसा। जी, हर पहिए की रफ्तार पर यह सिस्टम नजर रखता है। अगर तेज ब्रेक लगाने पर कोई पहिया फिसलने लगता है, लॉक होने लगता है, तो WSP सिस्टम फौरन उस पहिए पर ब्रेक का दबाव थोड़ा कम कर देता है ताकि वो फिर से घूमने लगे। फिर दोबारा दबाव बढ़ाता है। ये सब बहुत तेजी से होता है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। एक तो ब्रेकिंग दूरी कम हो जाती है। अंदाजा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 18 कोच वाली ट्रेन को रोकने में लगभग 1200 मीटर लगते हैं। दूसरा फायदा ये है कि पहिए फिसलते नहीं हैं, तो उन पर फ्लैट स्पॉट नहीं बनते। फ्लैट स्पॉट मतलब पहिया घिसकर चपटा हो जाना। हाँ, बिल्कुल। जब पहिया फिसलकर घिसटता है तो एक जगह से चपटा हो जाता है। इससे फिर सफर में बहुत आवाज और कंपन होती है और पहिए को जल्दी बदलना पड़ता है। WSP इससे बचाता है, तो ब्रेकिंग भी बेहतर और सुरक्षित और रख रखाव भी कम। तो मतलब आरामदायक, सुरक्षित, कम रख रखाव वाला। यात्रियों के लिए और क्या सुविधाएं जोड़ी गई हैं इनमें? जैसे पेंट्री कार है तो उसमें सामान रखने और काम करने के लिए ज्यादा जगह दी गई है। चेयर कार में हर सीट के लिए अपनी अलग रीडिंग लाइट होती है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें फर्क डालती हैं। बिल्कुल। और जो एग्जीक्यूटिव क्लास होती है उसमें सीटें न सिर्फ ज्यादा आरामदायक होती हैं और पीछे की तरफ झुक सकते हैं, रिक्लाइन कर सकती हैं, बल्कि उन्हें थोड़ा आगे पीछे खिसकाने का भी विकल्प होता है। अंदर की जो फिनिशिंग है, सामान की क्वालिटी है, वो सब भी ICF के मुकाबले काफी बेहतर है। एक और सिस्टम है जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो है टॉयलेट्स का। स्टेशनों पर जो गंदगी दिखती थी पटरियों पर, वो एक बड़ी समस्या थी। LHB में इसके लिए क्या किया गया है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सुधार था। इसके लिए इनमें CDTS यानी कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम लगाया गया। कंट्रोल डिस्चार्ज मतलब ये कि टॉयलेट का वेस्ट सीधे ट्रैक पर नहीं गिरता। कोच के नीचे एक टैंक लगा होता है जिसमें ये वेस्ट जमा होता है। ये टैंक एक स्लाइड वाल्व से बंद रहता है। ठीक है। इस वाल्व को एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है। ये माइक्रो प्रोसेसर ट्रेन की स्पीड को मॉनिटर करता है और ये वाल्व तभी खुलता है जब ट्रेन की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जाती है। अच्छा, तो स्टेशन पर या कम रफ्तार पर यह बंद रहता है? जी हाँ, नतीजा ये होता है कि स्टेशन और उनके आसपास का एरिया साफ सुथरा रहता है। ये सिस्टम फ्लश के लिए हवा और पानी के दबाव प्रेशराइज्ड का इस्तेमाल करता है और टैंक में इतनी क्षमता होती है कि लगभग 15 बार फ्लश करने तक का वेस्ट जमा हो सके। ये तो बहुत अच्छा समाधान है सफाई के नजरिए से। खिड़कियों के बारे में भी आपने कुछ बताया था, इमरजेंसी खिड़कियों के अलावा। हाँ, जो बाकी खिड़कियां होती हैं, हर कोच में 12 वो फिक्स्ड और सील्ड यूनिट होती हैं। उनमें डबल ग्लास पैनल लगा होता है। डबल ग्लास क्यों? बेहतर इंसुलेशन के लिए। बाहर की तरफ मोटा 8.4 मिलीमीटर का लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास होता है और अंदर की तरफ 4.0 मिलीमीटर का टेम्पर्ड ग्लास। इन दोनों के बीच में 6 मिलीमीटर का हवा का गैप होता है। अच्छा, एयर गैप। जी, और इस गैप में कई बार हवा की जगह क्रिप्टॉन जैसी कोई अक्रिय गैस भरी होती है जो गर्मी और आवाज को और भी बेहतर तरीके से रोकती है। तो इससे AC ज्यादा असरदार होता होगा और बाहर का शोर भी कम आता होगा?
बिल्कुल, एसी की कूलिंग लॉस कम होती है और बाहर का शोर भी काफी हद तक कम हो जाता है। और ये खिड़कियां एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ सीधे कोच की बॉडी पर एक खास एडहेसिव मतलब चिपकने वाले पदार्थ से चिपकाई जाती हैं। इससे पानी लीक होने की जो पुरानी समस्या थी वो भी खत्म हो गई। तो अगर हम एक नज़र में देखें आईसीएफ और एलएचबी कोच को साथ रखकर, तो मुख्य अंतर क्या-क्या हुए? ठीक है, संक्षेप में देखें तो पहला, लंबाई। एलएचबी लगभग 1.7 मीटर ज्यादा लंबे हैं। फिर चौड़ाई। एलएचबी थोड़े कम चौड़े हैं, हालांकि ये फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। ऊंचाई। एलएचबी थोड़े ज्यादा ऊंचे हैं। क्षमता। लंबाई ज्यादा होने से एलएचबी में सीटें या बर्थ ज्यादा होती हैं। कपलिंग। एलएचबी में ज्यादा सुरक्षित सेंटर बफर कपलर सीबीसी हैं, जबकि आईसीएफ में पारंपरिक स्क्रू कपलिंग। ब्रेक। एलएचबी में एक्सल पर लगे डिस्क ब्रेक है, साथ में एंटी स्किड सिस्टम डब्ल्यूएसपी है। आईसीएफ में पहियों पर लगने वाले ब्लॉक ब्रेक होते हैं। राइड क्वालिटी। एलएचबी का राइड इंडेक्स बहुत बेहतर है, यानी सफर कहीं ज्यादा आरामदायक और स्मूथ है। सुरक्षा। सीबीसी और बेहतर डिजाइन की वजह से एलएचबी टक्कर के लिहाज से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और मेंटेनेंस। एलएचबी को कम रखरखाव की जरूरत पड़ती है और उनकी उम्र भी ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ कोच का डिजाइन नहीं बदला, बल्कि इन्होंने भारतीय रेल के सोचने का तरीका ही बदल दिया। मतलब यात्री का आराम, उसकी सुरक्षा और साथ ही साथ ट्रेन चलाने की जो एफिशिएंसी है, कुशलता है, उसको प्राथमिकता दी गई। निश्चित रूप से एलएचबी कोच सही मायनों में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का एक प्रतीक बन गए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि जर्मनी से तकनीक खरीद ली, बल्कि उसे यहाँ अपनाया गया, उसमें सुधार किए गए, भारत में बनाने की क्षमता विकसित की गई और लगातार उसे बेहतर बनाने की कोशिश जारी रही। इसने भविष्य के जो नए कोच डिजाइन आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। तो इसका मतलब साफ है कि इंजीनियरिंग और डिजाइन में जो ये सारे बदलाव किए गए, ये सिर्फ कागज पर या तकनीकी आंकड़ों में अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये सीधे तौर पर हम सब के जो लाखों यात्री रोज सफर करते हैं, उनके अनुभव को बेहतर बनाते हैं, ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। बिल्कुल, और साथ ही ये रेलवे के लिए भी फायदेमंद है। लागत कम होती है, क्षमता बढ़ती है, रेलवे की छवि बेहतर होती है। तो ये एक तरह से सबके लिए फायदे का सौदा है, एक विन विन सिचुएशन है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे तकनीक और आगे बढ़ रही है, क्या हम भविष्य में और भी हल्के कोच देखेंगे, शायद किसी नए कंपोजिट मटेरियल से बने हुए? क्या ऑटोमेशन और बढ़ेगा, या फिर पूरा जोर पर्यावरण के और अनुकूल डिजाइन बनाने पर होगा? अगली बार जब कोई यात्री किसी चमचमाते हुए एलएचबी कोच में बैठे, तो शायद खिड़की से बाहर नज़ारे देखने के साथ साथ एक पल के लिए उस इंजीनियरिंग, उस सोच को भी महसूस करे जिसने रेल सफर को इतना बदल दिया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।